देखिए बांग्लादेश जो अकॉर्डिंग टू सम यूट्यूबर्स दुनिया की सबसे एडवांस्ड और डेवलप्ड कंट्री है। आज के दिन रियलिटी है दोस्तों कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। देखते हैं इस एडवांस डेवलप्ड कंट्री की आजकल क्या हालत है। এই মুহূর্তে পটিয়া থানার সামনে থেকে আপনাদেরকে 5 अगस्त के बाद 7 दिन में 52 जिलों में अल्पसंख्यकों पर हमले की 205 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेश की हिंदू पॉपुलेशन जो आजादी के समय पर अराउंड 30% थी, वो घटकर अब 8% के भी नीचे आ चुकी है, जहां आए दिन हिंदुओं को धमकी और अटैक्स मिल रहे हैं। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মাদ্রাসা ক্যান্টনমেন্টে পরিণত হয়ে যাবে। আপনারা জানেন কিনা জানি না, কখনো হিন্দু নামে, কখনো সংখ্যালঘু নামে, কখনো চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব বলে আমাদের কিন্তু মূর্তি পাহারা দেওয়ার জন্য নয়, मूर्ति भांगार जोन्नो। कभी हिंदुओं के प्रीस्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है। Chinmoy Krishnadas Brahmachari is the spokesperson of Bangladesh's Sanatan Jagran Manch and the head of Pundrikadham in Chittagong was sent to jail. कभी उनके मंदिरों को वैंडलाइज कर दिया जाता है। बुद्ध के यहाँ के लोगों ने एक एक पैसा जोड़कर एक मंदिर बनवाया था, लेकिन 5 अगस्त को उन्मादी कट्टरपंथियों ने एक ही झटके में सब कुछ स्वाहा कर दिया। इतना सब कम था कि अपेरेंटली बांग्लादेशी इंडिया में घुस के इंडिया के मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं। Border guard Bangladesh personnel, they tried to halt the ongoing renovation of a temple near the Kushiara River along the Indo-Bangladesh border. बांग्लादेश के एकेडमिक्स का मानना है कि अगर ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो बांग्लादेश में 2050 तक एक भी हिंदू नहीं बचेगा। और इसी ट्रेंड को रोकने के लिए आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं कि इंडिया को बांग्लादेश में मिलिट्री इंटरवेंशन करना चाहिए। लोगों का कहना है कि इंडिया इज द ओनली नेचुरल प्रोटेक्टर ऑफ हिंदूज। तो जैसे बेसिकली श्री राम ने धर्म की रक्षा करने के लिए लंका में जाके रावण को हराया था, वैसे ही इंडिया को बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए बांग्लादेश में मिलिट्री इंटरवेंशन करना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि 1971 को दोहराने की जरूरत है। तो आइए आज की वीडियो में बात करते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत को क्या करना चाहिए। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड देखिए, आज हम बांग्लादेश को हिंदुओं और दूसरे नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए एक नरक के रूप में जानते हैं। लेकिन जो बात इस स्टोरी को और भी ज्यादा ट्रैजिक बनाती है वो ये है कि जो एरिया आज बांग्लादेश है वो हिस्टोरिकली ऐसा नहीं था। इनफैक्ट बंगाल का प्राचीन नाम वंग है, जो वंग किंगडम को रेफर करता है। ये किंगडम बंगाल रीजन का ओरिजिन माना जाता है। इस नाम का मेंशन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट जैसे महाभारत में भी मिलता है। सोचने की बात यह है कि ये रीजन एक समय पर भारतीय और हिंदू धर्म का एक बड़ा थ्राइविंग सेंटर था। यहाँ की फेमस पाल डायनेस्टी, जिसके महान राजा थे गोपाल, महान राजा शशांक, लक्ष्य सेन जैसे हिंदू राजा जिन्होंने इस्लामिक इन्वेडर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया था। जिस समय बख्तियार खिलजी का आतंक दिल्ली समेत पूरे भारत में था, उस समय बंगाल के राजा खड़े थे चट्टान बन के बख्तियार खिलजी के सामने। ये राजवंश था बंगाल का सेन राजवंश और राजा थे लक्ष्मण सेन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 12वीं और 13वीं सेंचुरी आते आते बंगाल में भी बाकी नॉर्थ इंडिया की तरह इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट शुरू हो गया था। बख्तियार खिलजी जैसे इन्वेडर्स ने कई हिंदू और बुद्धिस्ट मंदिरों को तोड़कर वहां पर इस्लामिक स्ट्रक्चर्स बनाए थे और हिंदुओं को फोर्सफुली कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी भी तोड़ी थी। धीरे धीरे फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, इलियस शाह डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी भी बंगाल पर कब्जा करने लगे और ग्रेजुअली इनकी वजह से बंगाल की जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो चेंज होने लगी और बंगाल के हिंदू सिविलाइजेशन का बैटल फॉर सर्वाइवल यहां से शुरू होता है। और सर्वाइवल देखिए सिर्फ देशों का ही नहीं चल रहा है, सिविलाइजेशन का ही नहीं चल रहा है, बट आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपके करियर का भी चल रहा है, क्योंकि आपके करियर का सर्वाइवल डायरेक्टली आपके स्किल्स से रिलेटेड है। आज के फास्ट डेवलपिंग दुनिया में करंट इंडस्ट्रियल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि रिसेंट समय में कितने इंडस्ट्रीज में मैसिव लेऑफ्स हुए हैं, 2-4 नहीं बल्कि बड़े लेवल के लेऑफ्स हुए हैं और इसका एक बड़ा रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई टूल्स का तेजी से ग्रो करना। आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने एआई हर रोज
अपडेट हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है और हर जगह इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, चाहे वो टेस्ला हो, स्पेस साइंस हो, कंप्यूटर विजन हो, मशीन लर्निंग हो, न्यूरल नेटवर्क्स हो या हमारा खुद का यूट्यूब शो हो। हम अपने शो पर एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं कंसिस्टेंटली, राइटिंग के लिए, रिसर्च के लिए, इवन एडिटिंग के लिए। एआई आजकल हर एक फील्ड में घुस चुका है। एआई इज बेसिकली द राजा बाबू ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फील्ड और इसलिए अगर हम अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो हमारा प्रोफेशनल सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और इसी बात को समझते हुए एज ए रिस्पॉन्सिबल सीईओ मैं आपके लिए एक 3 घंटे का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग क्लास ऑर्गेनाइज की है एआई की। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। वैसे तो देखिए ये ट्रेनिंग जनरली पेड होती है, लेकिन इस साल के एंड में हमने एक स्पेशल ऑफर के अंडर अपने पहले 1500 सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री रखा है इस ट्रेनिंग सेशन को। देखिए आज का जो समय है वो एआई से नाराज होने का नहीं, एआई से डरने का नहीं, बल्कि एआई को एम्ब्रेस करने का है। मैंने अपनी रिसर्च में देखा है कि इस ट्रेनिंग से बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं। लोगों को इससे प्रोफेशनली काफी हेल्प मिली है, चाहे जॉब हंटिंग स्किल्स हो, रेज्यूमे और ईमेल राइटिंग स्किल्स हो, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल शीट में कैसे सॉल्व करें उसके स्किल्स हो, प्रेजेंटेशन के स्किल्स हो या फिर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के ही स्किल्स क्यों ना हो। इन सारी चीजों को आप इस ट्रेनिंग से इंप्रूव कर सकते हैं और इससे आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल को इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बेहतर जॉब सिक्योरिटी भी मिल सकती है। देखिए मैंने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है अपने शो को इंप्रूव करने के लिए। मैं इस ट्रेनिंग को 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा और मेरे जैसे ही 10 लाख से ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं। तो अगेन ये वीडियो खत्म होते ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें या पिन कमेंट में दिए लिंक पर क्लिक करें और अपना फ्री स्लॉट जल्दी ही बुक करें और इस ट्रेनिंग ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको ट्रेनिंग और फ्री बोनसेस के बारे में टाइमली नोटिफिकेशंस भी मिल सके। तो देखिए इस्लामिक राज के बाद बंगाल में आता है ब्रिटिश राज। जब ब्रिटिश राज बंगाल में इनिशियली आया तो हिंदुओं को एक होप नजर आया, क्योंकि इंग्लिश मॉडर्न एजुकेशन के बाद बंगाली हिंदू सोसाइटी में एक मिनी रेनेसांस शुरू होता है जिसमें राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर और इंपॉर्टेंट कल्चरल फिगर्स जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और श्री अरविंदो जैसे थिंकर्स ने हिंदू सोसाइटी को वापस एक इंटेलेक्चुअल और कल्चरल आइडेंटिटी दी और यहाँ से हिंदू फिर ओपनली ब्रिटिश हुकूमत को रिजेक्ट करने लगे। और ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि ये जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट है ये बहुत ज्यादा देश में बढ़े, इसलिए उन्होंने फिर मुस्लिम अपीसमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि देखिए यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन बेसिकली बराबर की है तो इनको डिवाइड करना जरूरी है ताकि ये यूनाइट होकर एक बड़ा नेशनलिस्ट मूवमेंट न शुरू कर दे। ये ऐसे समय पर हो रहा था जब बंगाल के जो रेडिकल मुस्लिम्स थे वो गांव-गांव में जाकर वहाबी और फरेजी मूवमेंट्स को स्प्रेड कर रहे थे और मुस्लिम्स को रेडिकलाइज कर रहे थे। तो एक तरफ पर हिंदू थिंकर्स थे जैसे कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो इंडिया में घूम कर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे, वहीं सैयद अमीर अली, सैयद अहमद जैसे मुस्लिम थिंकर्स थे जो एक तरह से 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे। उस समय 1881 के सेंसस के मुताबिक बंगाल में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन नियरली 50% हो चुकी थी और हिंदू पॉपुलेशन डिक्लाइन पर थी। और देखिए भारत में आप चाहे कोई भी जॉब कर रहे हो, लेकिन ये जॉब करने के पहले जिस तरह आपका इंजीनियरिंग पढ़ना इनएविटेबल है, उसी तरह से जब भी भारत के किसी भी कोने में मुस्लिम पॉपुलेशन एक लिमिट के ऊपर चली जाती है तो वहां पर सेपरेटिज्म का पैदा होना इनएविटेबल है। तो ये सेपरेटिज्म बंगाल में भी पैदा होता है, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन कम्युनल बेसिस पर कर दिया, जिसके बाद बंगाल में हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ता ही चला गया और अल्टीमेटली 1940 में मुस्लिम लीग ने ऑफिशियली लाहौर सेशन में पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की डिमांड की और इस डिमांड को मनवाने के लिए हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम लीग ने एक ऑर्केस्ट्रेटेड जेनोसाइड शुरू किया, जिसका एक बड़ा एग्जांपल था डायरेक्ट एक्शन डे। Direct Action Day or Great Kolkata Killings, which was announced by Muhammad Ali Jinnah, in which more than 6,000 Hindus were massacred, thousands of women were raped and many Hindus were forcefully converted. इसके बाद 1946 में नोआखाली राइट्स होते हैं जिसके दौरान हिंदुओं के खिलाफ सिस्टमैटिक वायलेंस की जाती है, हजारों लोगों को मारा जाता है, हजारों लोगों को कन्वर्ट किया जाता है। और जब हिंदुओं ने महात्मा गांधी से मदद मांगी तो उन्होंने वही जवाब दिया जो कांग्रेस ने केजरीवाल जी को जवाब दिया था जब केजरीवाल कोalition की बात कर रहे थे दिल्ली इलेक्शन में। उन्होंने लगभग मना कर दिया। इसके बाद अल्टीमेटली फैसला लिया गया कि इंडिया को रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया था। उन्होंने कहा था कि चलिए रिलीजन के बेसिस पर पार्टीशन हो रहा है तो रिलीजन के बेसिस पर पूरी तरह से पॉपुलेशन एक्सचेंज भी हो जाना चाहिए, सारे हिंदू इधर आ जाए, सारे मुसलमान उधर चले जाएं। लेकिन नेहरू, गांधी जी और कांग्रेस की लीडरशिप ने डिसाइड किया इसके खिलाफ कि हम एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन नहीं करेंगे और ये डिसीजन है उस समय का जो कि आज तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए
लिए नासूर बना हुआ है। तो पार्टीशन होते ही जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां पर हिंदू और बुद्धिस्ट जो माइनॉरिटीज थी उनके खिलाफ सिस्टमैटिक वायलेंस, हरासमेंट, फोर्स कन्वर्जन्स, सेक्सुअल वायलेंस और प्रॉपर्टी सीजर शुरू हो गया। फेमस हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार ने 1948 में वार्न किया था कि ईस्ट बंगाल के हिंदुओं का मास एक्सोडस होने वाला है और उनके बोलने के बाद एग्जैक्टली यही हुआ कि ऑलमोस्ट 12 लाख हिंदू ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर इंडिया माइग्रेट कर गए। ईस्ट पाकिस्तान की पुलिस भी ओपनली एंटी हिंदू अटैक्स में शामिल थी। हिंदुओं के उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में कई एथनिक क्लेंजिंग्स होती हैं, जैसे 1964 का जेनोसाइड, खुलना, ढाका, राजशाही, सिलहट, इन सब जगहों पर मास लेवल पर हिंदुओं की किलिंग्स होती है। बांग्लादेशी स्कॉलर अबुल बरकर के हिसाब से 1965 के इंडो पाक वॉर के बाद आर्मी डिक्टेटर को 24 घंटे भी नहीं लगे ईस्ट पाकिस्तानी हिंदुओं को देश का दुश्मन डिक्लेयर कर देने में, जिसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को इंप्लीमेंट किया, जिसमें कई हिंदुओं के प्रॉपर्टीज को स्टेट एनिमीज का लेबल देकर सीज कर लिया गया। अराउंड 2.6 मिलियन एकर्स ऑफ हिंदू लैंड सीज किया गया और 6 मिलियन हिंदुओं को प्रॉपर्टी लॉस फेस करना पड़ा। इस लॉ के अंडर रेवोल्यूशनरी सूर्य सेन और इवन अमर्त्य सेन की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सीज कर ली गई। और 1970 आते आते बांग्लादेश में भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक नेग्लिजेंस और पॉलिटिकल दादागिरी के कारण ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठने लगी, जिसके कारण पाकिस्तान ने बांग्लादेश में क्रैकडाउन करना शुरू किया जब पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट किया। और इस ऑपरेशन का भी मेन टारगेट बंगाली हिंदू इंटेलेक्चुअल्स थे। माना जाता है कि 3 मिलियन हिंदुओं का मास मर्डर किया गया और 4 लाख औरतों का बलात्कार और फोर्स कन्वर्जन किया गया। 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं को भारत भागना पड़ा और 35,000 क्रिश्चियंस को भी भारत में रेफ्यूजी स्टेटस लेना पड़ा। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि चिटागोंग हिल ट्रैक्स जो ऑलमोस्ट 97% बुद्धिस्ट मेजॉरिटी थे वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया बन चुके थे। और इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में पीस लाने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया को ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन करना ही पड़ा। इंडिया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की लीडरशिप में मुक्ति वाहिनी को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने लगा। इस दौरान सोवियत यूनियन से भी डिप्लोमेटिक बैकिंग ली गई इंटरवेंशन के लिए। और फिर 1971 में पाकिस्तान के अटैक के बाद इंडियन फोर्सेस ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और दिसंबर 16, 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने ढाका में इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया और हमें ये इमॉर्टल मीम मिला और बांग्लादेश को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस मिली। बांग्लादेश के लिबरेशन के बाद एक छोटी सी आशा की किरण आई थी जब मुजीबुर रहमान, जो एक बड़े सोशल रिफॉर्मर थे बांग्लादेश के, उनको बांग्लादेश की लीडरशिप मिली। उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश में सेक्युलरिज्म की पॉलिसी को प्रेफरेंस देंगे और बांग्लादेश को रिफॉर्म करना चाहते हैं, जो कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा शुरू होना हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1975 आते आते शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया जाता है आर्मी के द्वारा। एक मिलिट्री कू किया जाता है बांग्लादेश में और बांग्लादेश का इस्लामाइजेशन वापस शुरू होता है। जनरल जिया और जनरल अरशाद के रिजीम्स ने इस्लाम को बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया और वापस माइनॉरिटीज के लिए सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई। मिलिट्री कू के बाद जब बांग्लादेश नेशनल पार्टी के टेन्योर में भी हिंदुओं के खिलाफ कंटिन्यूअस अटैक्स होते रहे, जिसमें जमाते इस्लामी जैसे बड़े बड़े बांग्लादेशी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व थे। फिर एक छोटी सी आशा की किरण आती है बांग्लादेश में जब शेख हसीना इलेक्ट होकर बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। उन्होंने बांग्लादेश को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली थोड़ा लिबरलाइज करना शुरू किया। उन्होंने बांग्लादेश को अपने टेन्योर के दौरान रिलीजियस फैनेटिसिज्म और एक्सट्रीमिज्म से दूर रखने के लिए कुछ इंपैक्टफुल स्टेप्स भी लिए। 2010 में सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स को हटाने की कोशिश की और बांग्लादेश की सेक्युलर आइडेंटिटी को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की। हसीना गवर्नमेंट ने एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। जमाते इस्लामी और हिफाजत इस्लाम जैसे एक्सट्रीमिस्ट विंग के लीडर्स के खिलाफ वॉर क्राइम्स ट्रायल्स कंडक्ट किए गए। रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म्स लाने के लिए उन्होंने मदरसे को मॉडर्नाइज करने की पॉलिसीज निकाली। उन्होंने रिलीजियस नेशनलिज्म के बजाय कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जो बंगाली आइडेंटिटी और हेरिटेज पर फोकस करता था। इसलिए वो दुर्गा पूजा के पंडाल में भी जाने लगी, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में हार्मनी डेवलप करने के लिए। Sheikh Hasina is reassuring the Hindu community that her party will always stand by them. On a visit to a Durga Puja mandap at the Dakeshwari National Temple, the Premier in fact said Hindus in Bangladesh have repeatedly been attacked, but the Awami League has always defended them. Hasina recalled that once upon a time Hindus could not celebrate Durga Puja peacefully like they do now. शेख हसीना इंडिया की भी एक बड़ी सपोर्टर थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल निभाया था इंडिया को बड़े बड़े इस्लामिस्ट आतंकी और नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट और सेपरेटिस्ट को पकड़ने में, जो बांग्लादेश में जाकर छुप गए थे। उनकी इंडियन लीडर्स के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप थी और उन्होंने तो बांग्लादेश की लिबरेशन में जो इंडिया का रोल रहा था उसके लिए भी भारत को धन्यवाद दिया था। उनके लीडरशिप के टाइम बांग्लादेश ने इकोनॉमिकली ग्रो करना भी शुरू किया था और ये बात तो यूट्यूबर्स का फेवरेट टॉपिक बन गई थी। हर जगह दिखाते रहते थे कि भाई बांग्लादेश तो बेसिकली एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन गया है, अमेरिका बन गया है।
आज के दिन रियलिटी है दोस्तों कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। लेकिन जैसे ही लगने लगा कि शायद बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जिंदगी थोड़ी बेहतर होने वाली है शेख हसीना की लीडरशिप में, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ एक और धोखा हो गया। और इस बात ये धोखा उस देश से आया जो इंडिया को स्ट्रेटेजिक एलाई कहता है, और वो देश था अमेरिका। और देखिए, ये जान के शायद आपको सरप्राइज होगा कि शेख हसीना और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है वो हमेशा से ही टेंशन फिल्ड रही है। बेसिकली अमेरिका को शेख हसीना से इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि शेख हसीना ने अपने टेन्योर में फॉरेन पॉलिसी यूएस सेंटर्ड नहीं रखी बल्कि इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की। वो यूएस के साथ भी काम करना चाहती थी, लेकिन वो इंडिया, चाइना और रशिया के साथ भी काम करना चाहती थी। लेकिन यूएस को यह बात पसंद नहीं थी कि भाई हमारी इजाजत के बजाय कोई देश किसी हमारे दुश्मन देश के साथ रिलेशनशिप रख ले। इसीलिए टाइम टू टाइम यूएस ने बांग्लादेश को डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के नाम पर धमकी देने की कोशिश की। चाहे वो दिसंबर 2021 हो जब यूएस ने बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन पे सैंक्शंस लगाए थे, या फिर 2023 हो जब यूएस ने कई बांग्लादेशी ऑफिशियल्स के वीजा पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। शेख हसीना के मुताबिक यूएसए ने उनसे सेंट मार्टिन आइलैंड को हैंड ओवर करने का डिमांड किया था, जहां पर अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता था ताकि वो बे ऑफ बंगाल को बेहतर कंट्रोल कर सके और इंडियन ओशन में राइजिंग चाइनीज एम्बिशंस को भी कंट्रोल कर सके। हसीना ने कहा कि अगर उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड को यूएस को दे दिया तो यूएस उनको पावर में रहने देता, लेकिन हसीना ने इस बात से मना कर दिया क्योंकि वो बांग्लादेश की सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर 2024 के इलेक्शंस के बाद वो वापस पावर में आती हैं तो यूएस अपनी पूरी पावर लगा के उनकी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करेगा। और फिर हुआ वही। जैसे ही शेख हसीना की गवर्नमेंट वापस बनी, यूएस डीप स्टेट ने शेख हसीना का तख्ता पलट करवाने का प्लान बनाया। ये शुरुआत हुई इस रिजर्वेशन कोटा के खिलाफ प्रोटेस्ट से, जिसको जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अलेजेडली अमेरिकन डीप स्टेट की मदद से हाईजैक कर लिया। इन प्रोटेस्ट में हिंदुओं को ओपनली टारगेट किया गया। हिंदू সন্ত্রাসীদেরকে বলবো এটা গুজরাট নয়, এটা বাংলাদেশ। আমি হিন্দুদেরকে বলবো এটা দিল্লি নয়, এটা বাংলাদেশ। আমি বলবো এটা ইন্ডিয়া নয়, এটা শাহজালালের পুণ্যভূমি বাংলাদেশ। এখানে আপনি আমার ভাইকে পিটিয়ে মারবেন আর পূজার নামে দেশি অস্ত্র আমাদেরকে দেখাবেন। যদি আমাদের সাথে আপনারা খেলতে চান মাঠে আসেন, আমরা খেলার জন্য और फाइनली अगस्त 5 को मिलिट्री की इंटरवेंशन से एक मिलिट्री कू होता है फिर से बांग्लादेश में और हसीना की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है। इसके बाद एक प्रो अमेरिकन इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है और मोहम्मद यूनुस को पपेट प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और इसके बावजूद कि बांग्लादेश एक तरह से एक एलाई था अमेरिका का, उसके बावजूद एक छोटी सी बात के लिए बांग्लादेश को पूरी तरह से डिस्टेबलाइज कर दिया गया। बेसिकली अमेरिका जियोपॉलिटिक्स का कटप्पा है, अपने ही एलाइज की पीठ में हमेशा छुरा मारता रहता है। इसीलिए किसी ने एक फ्रेज बनाया था अमेरिका के लिए कि बीइंग एन एनिमी ऑफ अमेरिका is bad, but being a friend of America is much worse. यूनुस के टेन्योर में एंटी हिंदू वायलेंस वापस से काफी तेजी से एस्केलेट होने लगता है। बांग्लादेश के मुस्लिम स्कॉलर्स ओपनली हिंदुओं को मारने की धमकियां देते हैं। ইসকন হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী উগ্রবাদী এক সংগঠন। সারা বাংলাদেশে ইতিমধ্যে এটা ক্যান্সারের মতো रूप धारण करेছে। और एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब पिछले महीने बांग्लादेश पुलिस ने इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट कर लिया। इनके खिलाफ ढाका में हिंदुओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। कोलकाता में भी इसको लेकर बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। तेलंगाना में भी इनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट निकाला गया। 68 रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, IAS, IPS, IFS, IIS स्टेट ऑफिसर्स और एक सिटिंग MP ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक लेटर भी लिखा इसके बारे में। श्री रविशंकर दास ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। It is unbecoming of a Prime Minister of a neighboring country to arrest a spiritual leader. He is not taking weapons, he is not taking guns, he is caring for his people. ग्लोबल लेवल पे भी इसके खिलाफ आवाज उठाई गई। फिनलैंड में, न्यूयॉर्क में, कनाडा में ब्रिटिश MP बैरी गार्डनर ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। On Friday, this came to a head when extremist groups from the Jamaat-e-Islami party attacked 2 Hindu temples in Chittagong and conducted a campaign of orchestrated violence against the Hindu population. और चिन्मय के अरेस्ट के पीछे बांग्लादेश की अथॉरिटी ने एक बहुत ही घटिया और बेहुदा रीजन दिया है। उन्होंने कहा कि भाई ये इस्कॉन वाले एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल हैं और ये बांग्लादेशी फ्लैग का अपमान कर रहे हैं। इवन जो लॉयर चिन्मय दास की तरफ से कोर्ट जाने वाला था, उस पर एक मुस्लिम मॉब ने अटैक कर दिया। The Muslim lawyer who was defending Chinmoy Prabhu has been killed in police violence. This happened outside Chattogram court. और फर्स्ट हियरिंग के दौरान बांग्लादेशी लॉयर्स ने कोर्ट के बाहर स्पीचेस दी और धमकी दी बांग्लादेश के सभी लॉयर्स को कि जो भी चिन्मय को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम मारेंगे। ইসকনের এই জঙ্গি সংগঠনের নেতা এই চিন্ময় দাসকে যতদিন পর্যন্ত
আলিফ হত্যা মামলা আসামি করা হবে না, আইনজীবীদের আন্দোলন ততদিন পর্যন্ত। बांग्लादेश के हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने तो ये इल्जाम लगाया है कि 70 हिंदू लॉयर सामने आए थे चिन्मय को सपोर्ट करने के लिए और उन सब पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। और यहाँ पर आती है एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि अभी तक तो बात चल रही थी बांग्लादेश के हिंदुओं की। अब बांग्लादेश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी निगाहें इंडिया पर हैं। बांग्लादेश के कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं जो ग्रेटर बांग्लादेश के सपने देख रहे हैं। ये क्या है ग्रेटर बांग्लादेश? ग्रेटर बांग्लादेश में इंडियन एरियाज जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को मिलाकर एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाएगा। और इस ग्रेटर बांग्लादेश का जो ख्याली पुलाव है, ये पुलाव बांग्लादेश के रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल भी पका रहे हैं। धमकियां दे रहे हैं भारत को कि भाई 4 दिनों में कोलकाता और असम कैप्चर कर लिया जाएगा। 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা হোল্ড করে নেব। एक तो साला ये देश इतना गरीब है कि इस देश के लोग अपने बच्चों के नाम करेंसी के ऊपर रखते हैं, जैसे कि डॉलर महमूद और रूबेल हुसैन। दीज आर रियल नेम्स ऑफ बांग्लादेशी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। आप गूगल पे देख सकते हो। इतने गरीब हैं ये चिंदी चोर, लेकिन इनको गजवाए हिंद करना है। और आप इनकी हिम्मत देखिए कि 5 दिसंबर को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो हैं ये असम में घुस गए। एक हिंदू टेंपल का रेनोवेशन वर्क चल रहा था, उसको रुकवाने के लिए। लगता है बांग्लादेश में टेंपल खत्म हो गए हैं तोड़ने के लिए, तो इनको इंडिया आना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि ये टेंपल अगर रेनोवेट हो जाएगा तो इससे बांग्लादेशी मुस्लिम्स ऑफेंड हो जाएंगे। बीएसएफ ने इस सिचुएशन को एस्केलेट होने से पहले ही इंटरवीन किया और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को वापस बांग्लादेश खदेड़ा और ये मैसेज बिल्कुल क्लियर किया कि मंदिर देखिए यही बनेगा। तो देखिए बांग्लादेश में सिचुएशन इतनी बुरी है, हिंदुओं की हालत इतनी खराब है और बांग्लादेश के कुछ ऐसे चोमू है जो भारत में गजवाए हिंद के सपने देख रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश में मिलिट्री इंटरवेंशन की बात शुरू कर दी है। #सेंड इंडियन आर्मी जो है वो ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि हमें मिलिट्री इंटरवेंशन करना चाहिए। बेसिकली कई इंडियंस ये कह रहे हैं कि जैसा 1971 में किया गया था वैसा ही एक्शन दोबारा लेने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया हिंदुओं का एकमात्र प्रोटेक्टर और होमलैंड है। अगर इंडिया प्रोटेक्ट नहीं करेगा बांग्लादेश के हिंदुओं को तो कौन करेगा? उसी तरह से जैसे इजराइल दुनिया भर के जूस का एकमात्र प्रोटेक्टर और होमलैंड है और हमेशा जहां पर भी जूस खतरे में होते हैं वहां इजराइल उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। तो जो मिलिट्री इंटरवेंशन को सपोर्ट कर रहे हैं उनका बेसिक आर्गुमेंट ये है कि देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ बांग्लादेश का ही नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशनल क्राइसिस है हिंदू सोसाइटी के लिए। अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारे सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने का फेलियर होगा। अगर भारत मिलिट्री इंटरवेंशन करता है तो बांग्लादेश पर कब्जा करने के पीओवी से नहीं बल्कि हिंदुओं को इन इस्लामिक रेडिकल से बचाने के लिए, बांग्लादेश में पीस स्थापित करने के लिए। और जब बांग्लादेश में पीस एस्टैब्लिश हो जाए और एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट वहां पर इंस्टॉल कर दी जाए तो इंडिया अपनी मिलिट्री वापस ले लेगा। लेकिन देखिए यार, आई जस्ट डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ये नहीं प्रैक्टिकल है और नहीं बहुत फीजिबल है। देखिए इस समय पे यूएस डीप स्टेट और उनके एलाइज जो हैं ये पिछले 4 साल से मेहनत कर रहे हैं भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। खालिस्तानियों को सपोर्ट दे रहे हैं, एनजीओज और मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना हो, एंटी सीएए प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना हो। आपने देखा है किस तरह से उन्होंने हाल में ही बांग्लादेश में रिजीम चेंज की है। वो चाहते ही है कि इंडिया ऐसी कोई गलती करे जैसी गलती रशिया ने यूक्रेन में की है। आज देखिए रशिया एक डेडलॉक में फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ युद्ध में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा कर रहा है, हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स खो चुका है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव वॉर इक्विपमेंट खो चुका है, एक ऐसी जंग में जिस जंग को वो शायद जीते भी ना। इस समय पर रशिया बहुत कमजोर हो रखा है और पूरी तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको आइसोलेट कर दिया है। उस पर बड़े बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगे हुए हैं और उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रही है। रशिया के पास चाइना और ईरान जैसे देशों का कम से कम एक बैकिंग है जिस वजह से रशिया सर्वाइव कर रहा है। क्या ऐसी बैकिंग भारत को मिलेगी कभी? अगर भारत बांग्लादेश के खिलाफ वॉर में उतरता भी है तो अब याद रखिए कि इंडिया के पड़ोस में बांग्लादेश के अलावा भी 2 बड़े दुश्मन हैं, यानी पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान और चाइना भी अमेरिका की तरह ही इस तरह के मौके के इंतजार में बैठे हुए हैं कि इंडिया इस तरह की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गलती कर दे। अगर बांग्लादेश के साथ इंडिया वॉर पे जाता है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान और चाइना ने भी इंडिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया की टिरनी से, तब क्या होगा? मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि हम अपने ही डिफेंस रिसोर्सेज को ओवरस्ट्रेच कर देंगे, जिसमें हमारे ही रिसोर्सेज खर्चा होंगे, हमारा ही नुकसान होगा और इंडिया जैसे देश के लिए एक ये जियोपॉलिटिकल सुसाइड हो सकता है। तीसरा, वॉर का मतलब ये भी हुआ कि इंडिया ने आप देखिए पिछले 10 सालों में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव की है, जिस वजह से भारत इतना ग्रो कर रहा है, इतना डेवलप कर रहा है और हिंदुत्व इतना सक्सेसफुल हो रहा है पॉलिटिकली और सोशली। अगर एक फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च करता है भारत बांग्लादेश के ऊपर तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खतरे में आ जाएगी और जो रिसोर्सेज आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं वो सारे वॉर एफर्ट की तरफ चले जाएंगे। इंडिया जैसे कंट्री के लिए जो पहले से ही इतना पॉलिटिकली अनस्टेबल रहा
है, पिछले 10 साल की स्टेबिलिटी एक बहुत ही प्रेशियस कमोडिटी है। हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म हो जाए। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, दिस इज नॉट समथिंग दैट पीपल प्रोबेबली वांट टू हियर, लेकिन हमें यहाँ पर पेशेंस रखने की जरूरत है। पहली चीज इंडिया कर सकती है इमीडिएटली कि भाई जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसका कट ऑफ डेट खत्म कर दे। यानी अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसका कट ऑफ डेट है 2014। मतलब कि जो लोग 2014 तक इंडिया में सेटल हुए थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, उनको सिटीजनशिप फास्ट ट्रैक करके मिल जाएगी। लेकिन जो लोग 2014 के बाद आए हैं उनको फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो जैसा मैंने कहा है कि इंडिया सभी धार्मिक लोगों का नेचुरल होम है, तो क्या ये इंडिया का फर्ज नहीं बनता कि 2014 के कट ऑफ डेट के बाद जो लोग इंडिया आए हैं, जो हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स इंडिया आए हैं, उनको भी सीएए के अंदर फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप मिल सके? देखिए, अगर आप इस इशू को सीरियसली लेते हैं और सीरियसली हिंदुओं की हेल्प करना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को या होम मिनिस्टर को डायरेक्ट एक लेटर लिखिए, ईमेल भेजिए, सिग्नेचर कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कीजिए, जिनसे कि आप उनको बोलिए कि इस विंटर सेशन में 2014 का जो कट ऑफ डेट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, उसको हटा दिया जाए ताकि हम कुछ और हिंदुओं को ऑब्जॉर्व कर सके और उनको एक फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप दे सके, ताकि उनको एक सेफ्टी और स्टेबिलिटी की जिंदगी मिल सके भारत में। दूसरा, देखिए, बांग्लादेश की इकोनॉमी इस समय बहुत नाजुक हालात से गुजर रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से उनका जीडीपी ग्रोथ रेट अभी सिर्फ 2.6% हो चुका है। इसके अलावा उनके फॉरेन रिजर्व्स भी 2022 में 48 बिलियन से गिरकर 18 बिलियन के आसपास आ चुके हैं। अगर हम इस फ्रैजाइल इकोनॉमी पर कुछ टारगेटेड इकोनॉमिक अटैक्स करते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। आप एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। भारत अभी बांग्लादेश का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और हम उनका 14 बिलियन का एक्सपोर्ट खरीदते हैं। अगर हम ये इंपोर्ट्स रोक देते हैं तो उनकी गारमेंट इंडस्ट्री, जो वहां की इकोनॉमी का बैकबोन है, वो पूरी कोलैप्स कर सकती है। रीसेंट डेटा के हिसाब से बांग्लादेश अपनी ऑलमोस्ट सारी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया से इंपोर्ट करता है। इसमें से मेजॉरिटी, आप बिलीव नहीं करेंगे, अडानी ग्रुप के गोड्डा पावर प्लांट झारखंड से आती है। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल 2700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई थी, जिसमें से सिर्फ गोड्डा प्लांट से ही 1496 मेगावाट गई थी, अराउंड 56%। हो सकता है भारत भी उनको धमकी दे या उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें। तीसरा, आप अपना बॉर्डर सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। जब तक हिंदूज भारत में एक सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी में हैं, तब तक हिंदूज भारत में सेफ हैं। इसी वजह से इंडिया में ये डेमोग्राफिक एडवांटेज हमेशा मेंटेन और प्रोटेक्ट करना जरूरी है। बांग्लादेश के साथ इंडिया के डेमोग्राफिक एडवांटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉर्डर को इजराइल और गाजा के बॉर्डर जैसा एयर टाइट बनाना पड़ेगा। हाँ, इसमें टाइम और रिसोर्सेज लगेंगे, लेकिन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेशन, आप देखिए किस तरह से इस समय पर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और झारखंड जैसे स्टेट्स के डेमोग्राफी को बहुत रैपिडली चेंज कर रहा है। 2019 के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के हिसाब से सिर्फ असम में ही अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन इलीगल बांग्लादेशीज रह रहे हैं और पूरे देश में माना जाता है कि ये फिगर अराउंड 2 करोड़ के ऊपर है। इससे बॉर्डर स्टेट्स में सोशो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है और इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन है एक एयर टाइट बॉर्डर। ये अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। पहला है टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस। इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहा है जो मैन पावर, सेंसर्स, नेटवर्क्स, इंटेलिजेंस और कमांड कंट्रोल सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट करेगा। इससे बॉर्डर पर एक बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस डेवलप हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम के अंडर फेंसेस, रोड्स, फ्लडलाइट्स, बॉर्डर आउटपोस्ट्स, हेलीपैड्स और फुट ट्रैक्स डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे बॉर्डर को बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है। कम्युनिटी एंगेजमेंट की जा सकती है। बीएसएफ बॉर्डर के आसपास की कम्युनिटीज के साथ एक विलेज कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स कर सकता है, जहां से पता किया जा सके कि भाई कहां पर बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा हो रही है, कहां पर बांग्लादेशी आकर सेटल हो रहे हैं। इंक्रीज मैन पावर, आपको बीएसएफ के पर्सनल जो बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पर हैं वो बढ़ाने ही पड़ेंगे। ज्यादा बटालियंस वहां पर पोस्ट करने पड़ेंगे और चप्पा चप्पा वहां का कवर करना पड़ेगा, ताकि ईस्टर्न बॉर्डर को इंडिया पाकिस्तान जैसे वेस्टर्न बॉर्डर की तरह ही एयर टाइट बनाया जा सके कि एक पत्ता भी यहां वहां ना जा सके। ये मेजर्स अगर इंप्लीमेंट होते हैं तब जाके इंडिया अपने बॉर्डर को एयर टाइट और ज्यादा सिक्योर बना सकता है। अगला स्टेप लिया जा सकता है कि आप अग्रेसिवली इलीगल बांग्लादेशीज को डिपोर्ट करना शुरू करें। इलीगल बांग्लादेशीज कहां सेटल हो रहे हैं ये बेटर तरीके से फाउंड आउट करो। स्टेट बाय स्टेट एनआरसी इंप्लीमेंट करना शुरू करो और एक अग्रेसिव डिपोर्टेशन प्रोग्राम लॉन्च करो जो इलीगली सेटल्ड बांग्लादेशीज को वापस बांग्लादेश भेजे। बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटीज के साथ जैसे आप बिहेव कर रहे हो और जब तुम इंडिया में आकर सेटल कर रहे हो तो तुम्हारा बिहेवियर अचानक मैजिकली चेंज तो नहीं होने वाला ना।
यहाँ के हिंदूज के साथ भी तुम वैसा ही बिहेव करोगे। सेम मेंटालिटी है तुम्हारी यहाँ पर भी। अगर टाइगर श्रॉफ को आप मुंबई से निकाल कर दिल्ली में डाल दो तो वो अचानक नसरुद्दीन शाह वाली एक्टिंग तो नहीं करने लगेगा ना। तो इंडिया को यही करना चाहिए कि आप पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ग्रो करते रहो, बॉर्डर को सिक्योर करो, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग करो, सीए के 2014 कट ऑफ डेट को चेंज करो, एनआरसी को इंप्लीमेंट करना शुरू करो स्टेट बाय स्टेट, खासकर बॉर्डर एरियाज में। बांग्लादेश पर ट्रेड, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्शंस लगाओ और थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि इस्लामिस्ट वहां की इकोनॉमी को खुद ही बर्बाद कर देंगे। वेट करो जब तक बांग्लादेश वीक और डेस्परेट ना हो जाए। और ऊपर से देखिए 1 करोड़ से ज्यादा हिंदूज को इंडिया में लेना इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी फीजिबल शायद नहीं होगा। लेकिन जब बांग्लादेश इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली एक डेस्परेट सिचुएशन में हो तब शायद अच्छा टाइम हो, और तब अगर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पोजीशन में हो तब शायद एक अच्छा टाइम हो कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक सेपरेट होमलैंड कार्व आउट किया जा सके, एक गरीब, डेस्टिट्यूट और डेस्परेट बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डाल के। और अगर सब कुछ सही डायरेक्शन में जाए तो शायद वो होमलैंड इंडियन यूनियन का 30th स्टेट भी बन सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म शायद सोल्यूशन हो सकता है भारत के लिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि भारत को अपनी आर्मी इस्तेमाल करनी चाहिए बांग्लादेश में? अगर करनी चाहिए तो ये कैसे फीजिबल होगा, और अगर नहीं करनी चाहिए तो आपके हिसाब से क्या बढ़िया सोल्यूशंस हो सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे पेट्रियन को या हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है एज अ सपोर्टर तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।